तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 जो आपका है इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का परिचय। तो पिछले वीडियोज में हमने देखा था व्यष्टि और समष्टि को और इसे समझा था। व्यष्टि का अर्थ छोटा होता है, समष्टि का अर्थ बड़ा होता है। उसके साथ साथ हमने अर्थशास्त्र को समझा था जिसमें प्रमुख अर्थशास्त्री आए थे एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल लॉ, प्रोफेसर रॉबिन्स और फिर आए प्रोफेसर सैमुअल्सन। इन्होंने धन को अपना आधार माना। प्रोफेसर मार्शल लॉ ने कल्याण को अपना आधार मानकर अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता चयन संबंधी परिभाषा दिया। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विकास को अपना आधार माना, विकास को आधार मानकर परिभाषा दिया। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को समझा था, इसके विषय वस्तु को जाना और फिर अर्थव्यवस्था के जो 2 प्रकार थे, उत्पादक के आधार पर और विकास के आधार पर, उन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को हमने समझा, उसके भागों को जाना। उत्पादक के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा। फिर विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो आगे है वो है व्यष्टि और समष्टि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो, डिफरेंस बिटवीन मिक्रो एंड मैक्रो। तो क्या अंतर है भाई इसमें? तो पहले ही बता चुके हैं, व्यष्टि हमारा छोटा होता है, समष्टि बड़ा होता है। तो सुनिएगा जरा गौर से। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, अतः इसमें अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत अथवा सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अर्थ होता है वो सूक्ष्म होता है। क्या है? सूक्ष्म है। अतः इसमें व्यक्तिगत या छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती है उसका अध्ययन किया जाता है। छोटे मोटे बातों को जाना जाता है, सीखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। समष्टि क्या कहता है? समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बड़ा अथवा व्यापक होता है, अतः इसमें अर्थशास्त्र के बड़े अथवा सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में अर्थशास्त्र के बड़े या सामूहिक इकाइयाँ होती है, बड़ा बड़ा बात होता है, वो सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें कोई व्यक्ति और उसके व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है और किसी चीज़ का नहीं। तो व्यक्ति कैसा है? काम करता है, अपना जीना खाना चलाता है। तो व्यक्ति काम करता है तो उसे बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, मांग करता है, पूर्ति, और अगर वो मजदूरी कर रहा है तो कुछ चीज़ की पूर्ति भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का देखिए, अच्छे से समझिए। क्या है? व्यक्ति है तो उसे कोई ना कोई चीज़ की तो आवश्यकता लगेगी जीवन में, तो क्या करेगा? मांग करेगा। तो मांग वगैरह जो करेगा तो ये सब को हम व्यष्टि में अध्ययन करेंगे। पूर्ति, तो अब यहाँ रही बात पूर्ति की, तो पूर्ति भी कोई व्यक्ति ही ना करता है। जैसे कोई व्यक्ति सब्जी उपजा रहा है तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो ये सब व्यष्टि में आ जाएंगे। समष्टि में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में समूह तथा समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें समूह का और समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।
बड़े बड़े जो एक फर्म है, राष्ट्रीय आय है, ये सब बातों को इसमें देखा जाएगा, समझा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय समष्टि तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है। जब हम इसकी चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे तब ये जो हमारा होगा वो स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर रहेगा। अर्थात कि इसमें ये कहीं नज़र नहीं आएगा। जब इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो ये कहीं नज़र नहीं आएगा, ये स्थिर रह जाएगा। और समष्टि कहता है कि जब आप इसका अध्ययन कीजिएगा, इसके बारे में अध्ययन कीजिएगा तो ये आपका स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ स्थिर रह जाएगा आपका ये। तो ये सब बातें रहती हैं। और आगे का पॉइंट है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति है। अब जैसे इंसान का शरीर में सबसे मुख्य भाग हृदय होता है, उसी तरह हर चीज़ का कोई ना कोई मुख्य पार्ट होता ही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य पार्ट जो है, मुख्य उपकरण जो है, मांग और पूर्ति है। मांग एंड पूर्ति ये दोनों है व्यष्टि का। अब मांग कौन करता है? तो एक व्यक्ति करता है। पूर्ति भी कौन करता है? तो एक व्यक्ति करता है। ठीक है। समष्टि का मुख्य उपकरण क्या रहेगा? तो समग्र मांग, सभी कोई का मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो इसका उपकरण ये रहेगा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कीमत निर्धारण करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है व्यष्टि का, कीमत निर्धारण करना है कि कोई चीज़ की कीमत ये है और ये कैसे है, क्यों है। जैसे आप मार्केट जाते हो तो देखते हैं इस चीज़ की कीमत ये है, क्या है, नहीं है, हर चीज़ का प्राइस जानते हैं, पता करते हैं दुकान वालों से। तो इन सब चीज़ों का कीमत का जो निर्धारण होता है ये अपने मन से कोई नहीं रख देते। हर चीज़ में इकोनॉमिक्स है। सिर्फ सब्जियां वगैरह में ही शायद अपने मन से रखते होंगे, लेकिन ये सब चीज़ों का जो, और जिसमें टैक्स कटता है, उन सब चीज़ों का जो कीमत निर्धारण होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही रखा जाता है। और इसी को समझना है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, आखिर ये है चीज क्या है, नहीं है, इसमें क्या क्या बातें आती है, आखिर कैसे कीमत का निर्धारण होता है। तो मांग और जब पूर्ति को हम पढ़ेंगे ना, मांग और पूर्ति, तो वहीं हमें पता चलेगा कि कब कीमत का निर्धारण होता है किसी चीज़ का, और बाजार। ये तीन जो आपके हैं आम चीज़ हैं पूरे व्यष्टि का, ये तीन चीज़ सबसे अहम है, मांग, पूर्ति और बाजार। तो यही सबसे अच्छे अच्छे सवाल भी रहते हैं और मज़ा आता है पढ़ने समझने में। और समष्टि का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रोजगार का निर्धारण करना है कि बेरोजगार इतने हैं तो हम रोजगार को कैसे क्या करें, नहीं करें, कैसे उन्हें रोजगार दें। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। समष्टि और व्यष्टि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। फिर हमने इसके उदाहरण को देखा, जैसे में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, एक फर्म, और इसके उदाहरण आ गए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, ठीक है, और राष्ट्रीय व्यय। तो कुछ कुछ ये सभी बातें आई, बेरोजगारी, गरीबी, तो ये सब पूरे देश की है। तो ये सब चीज़ों को हम समष्टि में जानेंगे, सीखेंगे। अब व्यष्टि और समष्टि में हमने अंतर देखा। अब हमारे बीच एक सवाल आता है। तो सवाल ये है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? और मैं आपको बता दूं, एक इस वीडियो और एक और वीडियो में आपका जो ये यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा हम अच्छे से चल रहे हैं, पूरा अच्छे से तरीके से बताकर, नहीं तो इसी वीडियो में आपका ये जो यूनिट था वो ख़त्म हो जाता। परंतु नहीं, थोड़े अच्छे से समझना है, जानना है, सीखना है। और नोट्स के लिए
निफिकिर रहना है, बिंदास रहना है। आपके रिस्पॉन्स के अनुसार हम ग्रुप बना देंगे, और अगर ग्रुप नहीं बनता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ऐड कर देने के लिए इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैसेज आएंगे हम ग्रुप बना के आप सबों को ऐड कर देंगे। तो सवाल अब रहा, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, और ग्रुप रहने पर नोट्स आपके पास आसानी से चले जाएंगे। तो बात रही भाई, हमारे पृथ्वी पर जो साधन है वो सीमित है। क्या है? साधन सीमित है। जी नहीं, साधन क्या है? सीमित है। परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित नहीं है। आपकी आज कार लेने की इच्छा हुई, तो कल आप कहेंगे मुझे और महंगी चाहिए BMW, फिर आप कहेंगे मुझे अब हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर आप कहेंगे मुझे अपना एक रेल चाहिए। तो परंतु भाई साहब, साधन तो सीमित है ना। हम जान रहे हैं कार, BMW, रेल, आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी। फिर कहिएगा मुझे एक पूरा का पूरा पानी जहाज चाहिए, फिर कहिएगा मुझे एक देश दे दीजिए। तो आवश्यकताएं मनुष्य की कभी संपन्न नहीं होती हैं, परंतु साधन जो है सीमित है, और इस सीमित साधनों से मनुष्य की हर आवश्यकता को पूर्ति नहीं किया जा सकता, जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। बात पकड़ में आई? अब और कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो है कि आवश्यकताओं की तीव्रता प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग होती है, जिससे उनकी प्राथमिकता में भिन्नता आती है। तो एक पहला कारण हमने देखा, साधन सीमित है, और सीमित साधनों से मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति नहीं की जा सकती, जिसके कारण आर्थिक समस्या आती है। अब दूसरा कह रहा है, प्रत्येक मनुष्य की इच्छा अलग अलग होती है, या फिर आवश्यकता की तीव्रता अलग अलग होती है। कहने का मतलब, आप चाहते होंगे कि हम एक ही दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ के ख़त्म कर लें, और हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सीखे, अच्छे से सीखे, समझ के सीखे। ठीक है, तो तीव्रता हमारी और आपकी में थोड़ी बदलाव है। आप थोड़ा जल्दी में हैं, हम थोड़ा स्लो में हैं। तो आपकी अपेक्षा में हमारी तीव्रता स्लो है। तो हर किसी का कहीं ना कहीं अलग अलग होता है तीव्रता, एक की अपेक्षा में दूसरे से, जिसके कारण उनकी जो प्राथमिकता होती है उसमें भिन्नता आ जाती है। सब कोई का सोच एक रहता तो देश कितना आगे बढ़ गया होता, परंतु ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण उनकी प्राथमिकता हर चीज को पूरा करने में थोड़ी समस्या हो जाती है, जो एक मुख्य कारण है आर्थिक समस्या का। अगला है, आवश्यकताओं की अनंत एवं असीमितता तथा साधनों का तुलनात्मक रूप से दुर्लभ होने से अधिक समस्या उत्पन्न होती है। कह रहा है कि आवश्यकताएं तो बहुत है भाई, क्या आवश्यकता बहुत है, पर साधनों का जो है तुलनात्मक रूप से दुर्लभ हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? साधनों का कमी हो रहा है, तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। या फिर कहिए तो चयन करने में दिक्कत हो रहा है कि इस चीज का उपयोग करें कि इस चीज का उपयोग करें, ये महंगा है, ये सस्ता है, पर इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ये थोड़ा कम क्वालिटीदार होगा। तो ये सब थोड़ी समस्याएं आती है लोगों को। सोचे, आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप खुद सोचेंगे कि इसका प्रयोग करें कि इसका प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावटें डालती है ये, जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। अगला कहता है, जब साधन सीमित होते हैं तब उनका वैकल्पिक प्रयोग करना हमारे सामने समस्या उत्पन्न करता है। साधन तो भाई सीमित है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन
फिर भी जानबूझकर वो इसे यूज करते हैं, खत्म करते हैं, बर्बाद करते हैं। चाहे पेट्रोल की बात की जाए या डीजल की बात की जाए, तो इनका वैकल्पिक सही रूप से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जो कि एक समस्या है। और क्यों नहीं हो रहा है? तो आपकी सोच है कि इसका वैकल्पिक रूप से अच्छे से प्रयोग हो, परंतु हमारी नहीं है। हम तो उड़ेंगे ही भाई, हमारे पास अथाह पैसे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि नहीं, इसका अच्छे से प्रयोग हो, सही रूप से हो। हम क्या करें, जो बदमाश लोग पेट्रोल लेके गाड़ी में अपने उड़ते हैं तो पेट्रोल का रेट बढ़वा देते हैं। कैमरा में बोलने में मज़ा आता है यार, इस तरह पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है। फेस टू फेस अगर आप मुझे देखते तो बड़ा मज़ा आता पढ़ने में, पढ़ाने में भी। पर क्या करें, थोड़ी समस्याएं अभी। आपका सपोर्ट रहे तो बहुत जल्द आएंगे, कैमरे में आपके साथ रहेंगे फेस टू फेस। तो आप चाहे कि नहीं, वो ज़्यादा पेट्रोल यूज करते बेफालतू में, हम पेट्रोल का रेट ही बढ़ा देते हैं। तो आप मान लीजिए प्रधानमंत्री आपने पेट्रोल का पूरा मूल्य बढ़ा दिया, 200 रुपये कर दिया प्रति लीटर। तो भाई साहब, हमें तो समस्या हुई, हम तो उड़ रहे थे, हमें तो समस्या हुई, परंतु जो कार्य के लिए उड़ रहे थे उन्हें भी समस्या हो गई। क्या हुई? दोनों को समस्या हो गई। तो इसमें तो ना फायदा देखा जा रहा है, ना ही घाटा जा रहा है। घाटा ही जा रहा है कहिए तो, क्योंकि उड़ने वाले से ज़्यादा काम करने वाले हैं अधिक। तो कहीं ना कहीं हर तरह से समस्या है। इसलिए इसका वैकल्पिक जो है सही रूप से प्रयोग है, वो भी करना एक प्रमुख समस्या है, वैकल्पिक प्रयोग करना। अब चौथा अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं में से साधनों के अनुरूप चयन करता है तो यह आर्थिक समस्या के रूप में प्रकट होती है। फिर बात वही रही, क्या कह रहा है कि साधन सीमित है। मान लीजिए आपके घर में बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को 5,000 की साइकिल पसंद है। एक साइकिल है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। 5,000 की एक, कोई भी नाम लीजिए, सेना, चलिए सेना नाम की एक साइकिल है और एक रेना नाम की साइकिल है। तो सेना वाली साइकिल उन्हें ज़्यादा पसंद है और रेना वाली कम पसंद है। परंतु सेना वाली जो साइकिल है वो बनाना बहुत टफ होता है, इसे जल्दी लोग बनाते नहीं, और बच्चों को यही पसंद है। तो और हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ये उपलब्ध है मार्केट में, ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो बच्चे की जिद की वजह से इसे खूब प्रयास किए लेने की, खरीदने की, परंतु ये नहीं मिला। तो यहाँ क्या है कि साधनों के अनुरूप चयन हो रहा है, ये तो है ही नहीं, और चयन हो रहा है इसका, और इसका डिमांड नहीं हो रहा है, इसका मांग नहीं हो रहा है, इसका चयन नहीं हो रहा है। तो साधनों के अनुरूप उल्टा चयन हो रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ये तो रही कुछ आर्थिक समस्याएं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं से एक टॉपिक ही समझिएगा, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं। तो अब अगला टॉपिक कहिए, अगला सवाल कहिए, ये है हमारे पास। अभी जो नीचे लिखा हुआ है उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, कौन है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं या मूलभूत समस्याएं हैं, हमने पिछले क्वेश्चन को देखा, वो था आर्थिक समस्याएं, और यहाँ है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो आर्थिक और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो 3 है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख 3 केंद्रीय समस्याएं: साधनों की आवंटन की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो। ये प्रमुख 3 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं।
अब रही बात ये जो नीचे है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं प्रमुख 3 है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। साधनों की आवंटन की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो। अब जो साधनों की आवंटन की जो समस्या है उसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ये जो साधनों की आवंटन की समस्या है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। साधनों की आवंटन की समस्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक, उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में की जाए। उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में की जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये इसके 3 भाग हैं, साधनों की आवंटन की समस्या के 3 भाग हैं। तो अब समझते हैं एक एक करके। तो क्या है साधनों की आवंटन की समस्या, उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में की जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो देखिए, पहला है साधनों के आवंटन की समस्या में उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में की जाए। तो सबसे प्रमुख केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था को की जो आती है वो ये आती है कि उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में किया जाए, जो अच्छे से चले, मार्केट में अच्छे से बिके रहे, लोग ज़्यादा पसंद करें। क्या तथा कितनी मात्रा में, जैसे आप गेहूं का, ये गेहूं बोलते हैं, पेन का उत्पादन कर रहे हैं और आप लिंक पेन का उत्पादन करने का छोड़ कोई और पेन का कर रहे हैं और उसकी मात्रा आप ज़्यादा ले आए मार्केट में, तो उसका जो डिमांड है वो घट जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में लिंक पेन ज़्यादा चलता है, ठीक है, लिंक ग्लेशियर जो होता है, और आप उसके जगह पे कोई और चीज़ का उत्पादन कर लिए तो उसका डिमांड घट जाता है। तो समस्या ये हो जाती है उत्पादन क्या तथा कितनी मात्रा में की जाए, जो कि प्रमुख समस्या होती है। और इसे यदि डिफिनेशन में सुनना है तो सुनिएगा। अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का क्या तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था को अधिकतम कल्याण या संतुष्टि मिल सके, इस प्रश्न का सही हल निकालना ही मूल समस्या है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में क्या तथा क्या किस चीज़ का अधिक उत्पादन किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था का अच्छे से कल्याण हो, संतुष्टि मिले, और इसका हल निकालना ही एक प्रमुख समस्या है, केंद्रीय समस्या है। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। तो इसमें तकनीक की बात रहती है कि किस चीज़ का या कौन से मशीन का, किस प्रकार का तकनीक का यूज करें जो ये आसानी से होगा। तो इसे भी निकालना एक प्रमुख समस्या है कि कैसे क्या करें, नहीं करें, किस तकनीक का प्रयोग करें। तो उत्पादन कैसे किया जाए, तो इसमें एक समस्या आ जाती है कि किस तकनीक का प्रयोग करें हम, और उत्पादन किसके लिए किया जाए। मान लिया आपने 50 केजी 50 केजी चलिए 50 केजी मिक्सचर बिस्किट जिस चीज़ का नाम लीजिए बिस्किट बना दिए और उसे लेने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, नुकसान होगा ना। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए ये भी ज़रा इम्पोर्टेंट है, बात रखती है। साधनों के आवंटन की समस्या 3 भागों में है, तीनों को हमने एक एक करके समझा। अब केंद्रीय समस्या के जो 3 भाग हैं उनमें से पहला को हमने समझा, साधनों के आवंटन की समस्या, उसके 3 भागों को समझा। अब दूसरा साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। तो क्या क्या रहा है, डिफिनेशन सुनिएगा। चूंकि सर्वज्ञात है कि साधनों की मात्रा सीमित है, अतः इनका कुशलतम दोहन होना अति आवश्यक है। क्या कहता है, इसलिए अर्थव्यवस्था के समक्ष यह प्रमुख चुनौती बन जाती है कि साधनों का पूरा पूरा उपभोग कैसे किया जाए। कह रहा भाई साहब साधन जो है वो सीमित है और इनका कुशलतम अच्छे रूप से उपयोग होना, उपभोग होना जरूरी है, और इनका उपभोग अच्छे रूप से कैसे हो यही एक समस्या बन जाता है। पूरा पूरा उपभोग कैसे करें जो कि एक चुनौती बन जाता है, समस्या बन जाता है। मान लीजिए आपके पास 50 केजी
सत्तू बनाने वाला एक मशीन है। क्या है? 50 केजी सत्तू बनाने वाला मशीन है, जो कि 50 केजी तक सत्तू बना सकता है। ठीक है, इसकी पूरी लाइफ 50 केजी तक ही कि जो कंपनी ने बनाई है इस मशीन को, उन्होंने कहा 50 केजी तक का ही सत्तू बनाएगा। अब बाद में पता चल रहा है कि मशीन थोड़ा महंगा था, अच्छे क्वालिटी का है, तो जो सत्तू के हिसाब है उसके हिसाब से इन दोनों का मूल्य मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो सत्तू का बनाने वाला फैक्ट्री है उसके मालिक बोल रहे हैं मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो सोचेंगे कि हम कुछ ज़्यादा केजी पर सत्तू बना ले, 60 केजी बना लेते हैं। तो 60 केजी सत्तू बनाने में मशीन का घिसावट ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा उपयोग होगा, तो शायद हो सकता है कि 60 केजी सत्तू बनाते बनाते मशीन फट जाए और चीज़ों का नुकसान हो। तो ये तो एक समस्या है। तो सही रूप से, वैकल्पिक रूप से, अच्छे तरीकों से साधनों का प्रयोग करना एक चुनौती बन जाता है, करे कि नहीं करे, जो कि एक केंद्रीय समस्या है। कुशलतम उपयोग कैसे करें, यही एक समस्या बन जाता है। अब कहता है आर्थिक विकास कैसे हो, तो केंद्रीय समस्या 3 ही है, 1 2 3, और इसके हमने 3 भाग देखे थे, साधनों की आवंटन की 3 भाग। तो आर्थिक विकास कैसे हो, ये जो है क्या कहता है, देश की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन स्तर में वृद्धि करना अति आवश्यक है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। अतः आर्थिक विकास कैसे हो, यह मूल समस्या होती है। कह रहा है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी काम हो, किसी भी चीज़ का उत्पाद हो, लेकिन आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है देश का। जब तक देश विकास नहीं तब तक आप विकास नहीं। तो चाहे सत्तू का उत्पादन हो, जियो का कंपनी खुले, रिलायंस का कंपनी खुले, टाटा का ज़्यादा मार्केट बने, लेकिन देश का विकास होना अति आवश्यक है। जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक वो केंद्रीय समस्या बना रहेगा। तो आर्थिक विकास कैसे हो, आखिर क्या क्या करे, जो क्या क्या करे क्या नहीं करे, तो यही एक प्रमुख समस्या बन जाता है। आर्थिक विकास कैसे हो, इसे समझना और कैसे करना। तो ये थी कुछ समस्याएं, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर लेक्चर 4 में हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे।